आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि मेरा जो प्रोफेशनल जर्नी है, मेरा जो सारा ज़िंदगी का सफ़र है, उसकी इब्तदा पढ़ाने से हुई। इब्तदा पे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, इनकी तादाद हज़ारों में है, क्योंकि अब वक्त बड़ा गुजर चुका है, 2 दहाइयाँ गुजर गई, इससे ज़्यादा वक्त गुजर गया पढ़ाते हुए। तो ये इब्तदा के सब शागिर्द जो कभी मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मुझसे पढ़े हैं, ये सब के सब शागिर्द इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। चंद दिन पहले ही मेरा एक बड़ा लाडला स्टूडेंट था जो कभी 9th क्लास में मेरे से पढ़ा, यानी मैट्रिक फिर पढ़ा, फिर इंटरमीडिएट पढ़ा, फिर यूईटी चला गया और उसके बाद मुख्तलिफ अपने तालीमी मराहल को मुकम्मल करते हुए चंद ही दिन पहले उसने एक मोटर बाइक लॉन्च की इम्पीरियल के नाम से, और यासिर शामी साहब ने एक बड़ी शानदार उस पर वीडियो बनाई। मैं उसका लिंक भी आपको अपनी सारी डिस्क्रिप्शन में कहीं सेंड करवाता हूँ ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। इस तरह बेशुमार सक्सेस स्टोरीज़ मेरे पास हैं। मैं जब भी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक जो ज़िंदगी की बड़ी कमाई वो ये शागिर्द हैं। ये हज़ारों की तादाद में शागिर्द ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ फील्ड्स में कामयाब हैं, और मेरी कुल कमाई अगर कहूँ तो वो रिस्पेक्ट है जो ये मुझे इज़्ज़त देते हैं और जो मोहब्बत मुझे देते हैं और जो पलकें बिछा देते हैं, इससे बड़ी कमाई कोई नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ ये इसको उस्ताद ही महसूस कर सकता है, इसको कोई और महसूस नहीं कर सकता। आप सब जो मेरे सामने मौजूद हैं, अगर आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप की जो डेट ऑफ बर्थ है, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, 16, 17, 18 साल की उम्र का बच्चा, तो अल्लाह के करम से उससे ज़्यादा मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो गया। 22-23 साल का एक्सपीरियंस तकरीबन मेरा पढ़ाने का, और ये एक पूरा इदारे का सफ़र बना। आज भी गुलशन रावी में कासिम अली शाह अकेडमी या स्कूल अपने जो फ़राइज़ हैं वो सारे अंजाम दे रहा है, और एक ऐसी कम्यूनिटी जो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं पे कर सकती, उसके सैकड़ों हज़ारों बच्चे आज भी वहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरा सफ़र आगे बढ़ा और मैंने पढ़ाना सीखा था, कोचिंग सीखी थी, ट्रेनिंग सीखी थी, इसको लेके चलता हुआ मैं मार्केट में आया। अल्लाह ने करम किया, वो बातें जो कभी मैं स्टूडेंट्स को कहा करता था वायरल हो गई, और बॉर्डरलेस वायरल हो गई। मुझे भी नहीं खबर कि कहाँ कहाँ सुना जा रहा है, कहाँ कहाँ से फ़ीडबैक आती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इस वक्त कितना काम है जो हम कर चुके हैं हमें याद भी नहीं है, अल्लाह के करम और फजल से आगे करते जा रहे हैं। लेकिन मेरी टीम में आबिद अयूब साहब मौजूद हैं। आबिद साहब से क्योंकि मेरी बड़ी मोहब्बत है, ये यूट्यूब चैनल, ये फेसबुक, ये सब चीज़ें आज से 10-11 साल पहले इन्हीं का आइडिया था, इन्होंने ही शुरू किया सारा कुछ, और अल्लाह के करम से ये 10-11 सालों में सारा मेरा मैसेज वायरल हो गया। तो इनका आइडिया था कि सर आजकल मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के पेपर बड़े करीब हैं और अगर आप इस पे बातचीत करें, तो मैंने कहा कि इस मौजू पे तो अब मेरे शागिर्द काम कर रहे हैं, आप उनमें से किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बातचीत कर ले। लेकिन आबिद अयूब बज़िद था कि नहीं शाह साहब, ये क्योंकि आप इस मौजू के कमांड रखते हैं, बहुत अरसा इस पे बात करते रहें, तो रिक्वेस्ट ये है कि आप मेहरबानी करके इस मौजू को आप ख़ुद ही इसको एड्रेस कीजिए और इस पे बातचीत कीजिए। लिहाजा ये आज की सारी गुफ्तगू हाज़िर खिदमत है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगले चंद लम्हे, एक शॉर्ट सेशन है, एक अंदाज़ा है कि इसका जो दौरानी है वो 30 मिनट का, 5-6 मिनट गुजर चुके हैं, 20-25 मिनट मैंने मज़ीद बात करनी है। आज एक साहब ने मुझसे सवाल किया, उन्होंने सवाल किया कि शाह साहब, ये जो काम आप कर रहे हैं या करते रहे हैं, वक्त और हालात का पता नहीं होता, अगर कभी आप ना हों तो ये काम कौन कर रहा होगा। ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि आपने सक्सेशन या आपने अपने जैसे लोग तैयार नहीं किए। तो मैंने बड़ी सादगी से उसकी बात को सुना और दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, और एक बात उसे कही अल्लाह के करम और फजल से, और बात ये थी कि मेरे भाई, वो तमाम चीज़ें जिसे मैंने मिशन की शक्ल में शुरू किया, आज कितने लोग हैं जो उन्हीं फुटस्टेप्स पे चल के वो काम कर रहे हैं। मसलन एजुकेशनल सक्सेस, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, एक तालीमी कामयाबी क्या है, कामयाब तालिब इल्म क्या होता है, ये वो मज़ामीन थी, वो टॉपिक्स थे जो मैं कभी पढ़ाया करता था आज से 10-15 साल 20 साल पहले। आज मुझसे ज़्यादा अच्छा काम मेरे कई शागिर्द कर रहे हैं। मसलन एक बड़ा ही मेरा लाडला शागिर्द, मेरे छोटे भाइयों की तरह, मेरे बच्चों की तरह अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम का ताल्लुक़ जो है आज़ाद कश्मीर से है, मेरी टीम में भी शामिल रहा है, बड़ा अरसा उसने फाउंडेशन की खिदमत की है, सेवा की है, और इस वक्त वो मैं अगर ये कहूँ सादा ज़ुबान में, तो मैंने कश्मीर की खिलाफत उसको दे दी, और वो अपने इलाके में बेशुमार तालीम पे, ग्रूमिंग पे काम कर रहा है। जब वो ख़ुद यहाँ पर था
मेरी टीम में शामिल था तो उसकी किताब आई है। किताब मैं आपको दिखाता हूँ। किताब अगर आपको नज़र आ रही हो तो इस किताब का जो टाइटल है वो चैम्पियन तालिब इल्म है। अच्छा, मेरा जो पहला लेक्चर था जो आबिद अयूब ने कभी रिकॉर्ड किया 11 साल पहले, उस लेक्चर का नाम चैम्पियन स्टूडेंट था। तो इस किताब पे मेरी भी राय है, पीछे बेशुमार लोगों की राय लिखी हुई है, और मेरा ख्याल है मैंने इससे अच्छी किताब नहीं देखी। मुझे यानी ऐसा लगा ये काम अगर मैं करता तो इतना अच्छा ना कर पाता जितना अच्छा काम अब्दुल सलाम ने किया। और ये किताब चैम्पियन तालिब इल्म, मैं समझता हूँ कि इसे मैट्रिक और इंटर के तालिब इल्म को ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये एक ऐसी किताब है जो बताती है कि किस तरह से आप नंबर ले सकते हैं, किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, और आप कि छोटे छोटे वो सारे मसाइल जो आज के ज़माने में बड़े ज़रूरी हैं, आपको सीखने चाहिए, लर्न करने चाहिए, वो सब चीज़ों को, टाइम मैनेजमेंट को, पेपर अटैम्प्ट करने को, हर चीज़ को अब्दुल सलाम ने बड़ा अच्छा एड्रेस किया। इसको इंग्लिश में भी उसने कन्वर्ट कर दिया, और ये किताब बड़ी दुनिया को फ़ायदा पहुँचा चुकी। मैं इसे रिकमेंड भी करता हूँ और इसको बांटता भी रहता हूँ। अब जो मैं टिप्स कुछ देने लगा हूँ आपको कि अगर आप इम्तिहानों में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो वो टिप्स में सबसे पहली टिप याद रखिएगा, बड़े बड़े लाइक तालिब इल्म जिन्होंने पूरा साल अच्छे से पढ़ा होता है, याद किया होता है, मेहनत की होती है, स्ट्रगल की होती है, लेकिन आप अजीब बात देखिए कि जब इम्तिहान आते हैं तो बड़े बड़े काबिल लोग भी रह जाते हैं। पेपर अटेम्प्ट करना एक स्किल है। पेपर पे प्रेजेंट करना, ये प्रेजेंट करना कि मुझे आता है और मैं लाइक तालिब इल्म हूँ, मैं एक लाइक इंसान हूँ, ये एक पूरी स्किल है। अगर आप वाकई ही काबिल इंसान हैं, आप वाकई ही टैलेंटेड हैं, आप वाकई मेहनती इंसान हैं, और आपने वाकई पूरा साल सारा कोर्स तैयार करके, याद करके, दोहरा के, टेस्ट सेशन दे के आप पेपर तक पहुँचे हैं, ज़रा सोचिए कहाँ 365 दिन, कहाँ एक पूरा साल, कहाँ 50 हफ्ते, कहाँ कितने घंटे, कितने मिनट वो हज़ारों लाखों में बन जाएंगे, और कहाँ इस पूरे टैलेंट को आपने 3 घंटे, 2.5-3 घंटे में साबित करना है कि मुझे फ़िज़िक्स आती है, मुझे केमिस्ट्री आती है, मुझे मैथ आता है, मुझे उर्दू आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे अपने सब्जेक्ट पे कमांड है। ये जो चंद लम्हों में आपने प्रेजेंट करना है, ये एक पूरी स्किल है। और इस स्किल को सीखने के लिए याद रखिएगा कि हर वो तालिब इल्म, ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक आर्ट है, क्योंकि नंबर लेना एक आर्ट है। मैं इस तालीम के निज़ाम के वैसे ख़िलाफ़ हूँ। एग्जामिनेशन सिस्टम पे मेरा शदीद क्रिटिसिज्म है, बड़े एतराज़ात हैं मेरे, और अल्लाह करे कि इम्प्रूव हो, क्योंकि ये सिर्फ रट्टे को, यादाश्त को, हैंड राइटिंग को ही असेस करता है। और ये जो तीनों चीज़ें मैंने कोट की हैं, यही 3 सीक्रेट हैं इस सिस्टम में। इस दौड़ में कामयाबी के 3 ही बुनियादी असूल हैं। उसमें पहला असूल जो है वो ये है कि आप रिटेन करते हैं, याद करते हैं, आपकी मेमोरी अच्छी है। अगर आप याद कर सकते हैं और याद रहता है आपको तो खुशकिस्मती आपकी। और मेमोरी को अच्छा करना चाहिए। मेमोरी को अच्छा करने की बेशुमार टेक्निक्स हैं। माइंड मैप एक बड़ी शानदार टेक्निक है। जब आपको टाइम मिले आराम से गूगल कीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा, बेशुमार इस पे चीज़ें निकल आएंगी माइंड मैप पे। दूसरी SQ3R एक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है सबक याद करने के लिए। फिर की नोट्स बना लेना कि आप किसी भी चीज़ को याद करना चाहते हैं उसके की नोट्स बना लें, क्योंकि पूरी किताब जो 250-300-400 सफ़ों की किताब है, या फिर नोट्स हैं इतने, पलंदा पड़ा हुआ आपके सामने, तो आप उस सारे पलंदे को याद नहीं कर सकते। आपके लिए आसान ये है, आप की नोट्स बनाएं, उन्हें याद कीजिए और बेहतरीन अंदाज में उस की नोट्स के ज़रिए आप अपनी याद की हुई चीज़ों को दोहराएं और दोहराने के बाद प्रेजेंट करें। ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जो आपने याद की है वो 24 घंटों बाद याद नहीं रहती, यानी वो उसकी जो मेमोरी है, चीज़ें पड़ी हुई वो कहीं ना कहीं गायब होने लग पड़ती हैं। लेकिन अगर आप 24 घंटों के अंदर अंदर याद की हुई चीज़ को दोहरा लेते हैं तो वो तादेर याद रहती है। अगर उस चीज़ को जिसने आपने याद किया था और 24 घंटों में दोहराने के बाद 1 हफ्ते के बाद दोबारा दोहरा लिया तो वो तादेर याद रहेगी। यानी अपने काम को, अपने सबक को, अपने लेसन को याद करना और दोहराने को ऐसे ही कह लीजिए कि आपने खजाना रखा और लॉक लगा लिया, लॉक लगाया तो सेव हो गया। लेकिन अगर आपने दोहराया नहीं तो फिर याद रखिएगा ये भूल जाएगा आपको। तो सबसे पहली बुनियादी जो टेक्निक है वो टेक्निक है कि आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए और आपको की नोट्स बना लेने चाहिए। की नोट्स के ज़रिए याद करना चाहिए, क्योंकि लेंथी नोट्स को याद करना, जुमले को रट्टा लगाना, अल्फाज बाय अल्फाज को रट्टा लगाना, ये बड़ा मुश्किल है। आसान ये है कि आप एक समरी बनाएं या की नोट्स या बुलेट्स बनाएं और उनको याद कर लें और एक्सप्लेन कर लें, या आप कह लीजिए मेन हेडिंग्स या मेन कॉन्सेप्ट को समझ लें।
आपको एक बड़ी मैं गैर मामूली बात बताऊं, सेकंड पॉइंट आज का ये, हर वो तालिब इल्म वो अपनी एजुकेशनल सक्सेस को यकीनी समझे जिसको अपने ख्यालात का इजहार राइटिंग पे लिख के करना आता है। ये बड़ी सलाहियत है कि जो कुछ आप सोच रहे हैं उसको वर्डिंग्स में, किसी कुछ वर्ड्स में बयान कर सकते हैं। जो कुछ आपके ख्याल में आ रहा है वो कहीं ना कहीं आप रिटर्न कर सकते हैं। जो कुछ आपने सोचा उसको राइटिंग में किसी पेज पे, कुछ सफ़ों पे कन्वर्ट करने की सलाहियत आपके पास है। ये मैट्रिक से लेके मुकाबले के इम्तिहान तक ये बहुत बड़ी सलाहियत है जिसको राइटिंग स्किल कहते हैं। सो किसी भी चीज़ को प्रॉपर नरेट करना, उसको बयान करना, यानी रट्टा लगाने से बेहतर है आप कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, इमेजिनेशन में समझिए, तसव्वुरात में समझिए उसको। हमारा जहन जो है, याद रखिए, अल्फाज और जुमलों को याद नहीं रखता, तस्वीरों को याद रखता है। उसके जहन में चलती हुई वीडियो याद रहती है। अगर अभी मैं माँ कहूँ तो आपके जहन में माँ आएगी, माँ का वर्ड नहीं आएगा, अपनी अपनी वालदा आ जाएगी। अगर अभी शेर कहूँ तो शेर लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि फिजिकली शेर आएगा। तो इसी तरह जो कुछ आप याद कर रहे हैं उसको याद करते हुए तसव्वुरात में सोचें, उसकी पिक्चर्स को सोचें और फिर उसे ड्रॉ करना सीखें, लिखना सीखें कि मैं किस तरह से बयान करूं, मेरे अल्फाज का चुनाव कैसा होना चाहिए, मुझे डिस्क्राइब करना चाहिए, मुझे अपने कॉन्सेप्ट को अगर समझाना है कि मैंने क्या समझा है। इसका एक बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप किसी भी चीज़ को अगर समझें तो अकेले बैठ के अपने आप को ही एक्सप्लेन करें कि मैं क्या समझाऊं, ये क्या था। या कभी कभी लिख के, कुछ भी लिख के रख दिया करें और चंद दिनों के बाद दोबारा पढ़ा करें और पूछा करें अपने आप से कि मैंने क्या समझा है और ये क्या था जो मैंने समझने की कोशिश की। तो आपकी दूसरी चीज़ है हैंड राइटिंग। अच्छा, हैंड राइटिंग या लिखना या राइटिंग स्किल्स का एक हिस्सा हैंड राइटिंग है। हैंड राइटिंग आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग अच्छी का मतलब क्या है? दो चीज़ें, एक तो पढ़ी जाए, ऐसी हैंड राइटिंग ना हो कि आपने लिखा है वो उसको सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं, एग्जामिनर नहीं पढ़ सकता। याद रखिए, जितना एग्जामिनर के लिए आप आसानी पैदा करते हैं उतना ही कामयाबी यकीनी हो जाती है। जितना एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना मुश्किल है, याद रखिए उसको पैसे मिले हैं और वो पेमेंट जो है उसका एक ऑफिशियल राइट भी है। उससे जो पेमेंट मिली है उसने वो पैसे वसूल किए और चेक करना। अगर वो पेपर चेक करने मुश्किल है, उसके लिए वो उलझ गया है, उसके लिए मुश्किल हो गया है, वो थक गया है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया। तो बेहतर ये है कि आप मेहरबानी फरमा के उसके लिए आसान बनाएं, उसके लिए हैंड राइटिंग ऐसी हो जो पढ़ी जाए, नंबर 1। नंबर 2, एक्सप्रेशन अच्छा हो, यानी अगर हेडिंग दी है बड़ी डिसेंट हो, अगर आपने पैराग्राफ लिखा है बड़ा वाज़ेह हो। एक याद रखिए, खाली जगह ना छोड़ें। बॉर्डर लाइन, साइड पे स्पेस जो आपने 1 साइड 2 साइड छोड़नी है, फुट्टे से लाइनें एक ही दफ़ा लगा के, उसके बाद बाकी दरमियान में जो जगह उसको फिल करें। हम साइड पे जो मार्जिन लाइन होती है, जो बॉर्डर ड्रा करते हैं, जो जगह छोड़ते हैं, वो भी ग्रेस के लिए छोड़ते हैं, वो भी कि अच्छा लगे, वो भी कि स्टेपलर हो तो छुपे ना, वो भी कि पिन किया जाए तो ख़राब ना हो पेपर। तो एक मार्जिन की लाइन देने के बाद ऊपर से नीचे तक फिल करें। मैंने उन बच्चों को जो थोड़ा सा लिख के सफ़ा छोड़ के फिर अगले सफ़े पे शुरू कर देते हैं, उनके नंबर ज़्यादा नहीं आते देखें, क्योंकि एग्जामिनर समझता है मुझे ये बेवकूफ़ बना रहा है, इसने शीटें ज़्यादा लगाई हैं, लिखा थोड़ा है। तो हमेशा ऊपर से नीचे तक फिल करें और नीचे अगर थोड़ी जगह रहेगी, 2-3 लाइनें, तो फिर तो छोड़ दीजिए, लाइन लगा के नए सफ़े से शुरू कर लें। लेकिन अगर मिड पे ख़त्म हो गया तो आधी जगह को इस्तेमाल करें और नया सवाल वहाँ से शुरू कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर हमेशा ठीक लिखें, हमेशा क्वेश्चन का नंबर चेक करें। जो मैंने क्वेश्चन पेपर पे था वही नंबर यहाँ लिखा हुआ है, मैंने हेडिंग्स ठीक दी हैं। सिलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन, ये सिलेक्शंस करना, ये सिलेक्शन करना कि मैं किस सवाल को अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इसमें मकसद क्या था, इसमें एम क्या था, क्या पूछा जा रहा था। बड़े बच्चे ओवर एफिशिएंट बनते हैं। पूछा गया न्यूटन फर्स्ट लॉ, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों को एक्सप्लेन कर देते हैं कि मुझे आते हैं। खुदा के बंदो, उसने फर्स्ट लॉ पूछा है, फर्स्ट लॉ ही बताइए, सेकंड थर्ड लॉ बताने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा गया उतना जवाब दीजिए। जब भी आप ओवर एफिशिएंट बनते हैं, इसका बैड इंप्रेशन जाता है। फिर मैंने देखा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आते। खाली छोड़ने से अच्छा है कि जो कुछ आप इजहार ख्याल कर सकें या कम अज़ कम उसके बारे में जानते हैं, उसके ज़रूर लिखें, उसकी की पॉइंट्स को जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी ये भी एक गुड क्वालिटी है कि खाली छोड़ने से बेहतर है आप अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करके जो कुछ लिख सकें उसे कॉन्फिडेंस से लिखें ज़रूर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि पेपर किस क्वेश्चन को पहले करना है, किसको सेकंड पे करना है, किसको थर्ड, किसको फोर्थ, कैसे क्लोज करना है, ये पूरी एक स्ट्रेटजी है। बड़े लोग कहते हैं कि जी पहले एक बेहतरीन क्वेश्चन करना चाहिए जो आता है आपको, उसका आंसर, फिर सेकंड नंबर पे उससे माठा, फिर करते करते सबसे लास्ट पे सबसे माठा।
मैं कहता हूँ फर्स्ट नंबर पे सबसे बेहतरीन करना चाहिए और जो सेकंड बेस्ट है उसको लास्ट पे करना चाहिए और दरमियान में मुनासिब को करना चाहिए। इस तरह से एक वो जो एक लैडर से जैसे उतर रहा होता है वो मैक्सिमम नंबर फिर कम आखिरकार बिल्कुल कम देता है। इससे बेहतर है फर्स्ट वो अच्छे दे, सेकंड थोड़ा सा कमज़ोर है, वो फर्स्ट का असर उस पर आ गया, लेकिन लास्ट पे क्लोजिंग अच्छी हुई तो फिर अच्छे नंबर आपके आ गए। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसे एक्सप्लेन कैसे करना है, उसमें क्या लिखना है, उसमें क्या जवाब देना है, कितना ज़रूरी जवाब है, ये बड़ा ज़रूरी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक हैं जो बड़े बड़े लाइक बच्चे करते हैं। जिस जगह पे आपका पेपर है, आपने एग्जाम्स देने जाना, एक दिन पहले उस जगह को देख कर आए, उस जगह का एंट्री गेट चेक करें, उस जगह को समझें, उधर कितना टाइम लगता है। अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं, उबर पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, रिक्शे पे जा रहे हैं, एक लोकल पे सफ़र कर रहे हैं, वालिद साहब छोड़े हैं, एक दिन पहले जाके उस जगह को बगौर समझें वो क्या है। अपनी रोल नंबर स्लिप की फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवाएं और अगर हो सके, क्योंकि ओरिजिनल साथ लेके जानी पड़ती है, तो एक फ़ोटोकॉपी जेब में ज़रूर रखें, एक फ़ोटोकॉपी उसकी घर में भी ज़रूर रखें। जो ज्योमेट्री है ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री होनी चाहिए, बेहतर है, क्योंकि चीज़ हाइड ना हो सके। वो ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री में वो सब काम की चीज़ें हमें रखनी चाहिए। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, वो इंक पॉट साथ लेके जाते हैं और अगर इंक पॉट साथ लेके जाते हैं तो वहाँ पर वो एक नई सर्विस शुरू कर देते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में इंक पॉट ही इधर से उधर जा रहा होता है। अच्छा है कि एक आप कलम रखें लिखने के लिए और एक कलम में, एक पेन में इंक भर के रख लें कि अगर ख़त्म हो जाए तो मैं इस सेकंड से भर लूँ या इसको इस्तेमाल कर लूँ। जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो लाजमी पूरी करें कि मैं लेकर जा रहा हूँ। हमेशा पेपर से वक्त से पहले वहाँ पहुँचें, यानी कि एंड टाइम पे पहुँच के आप पेपर अटैम्प्ट करने जा रहे हैं और एंड टाइम पे पहुँचे तो आप बड़ी हड़बड़ाहट में, घबराहट में वहाँ पहुँचे, आप अच्छा पेपर नहीं कर सकते। वक्त से पहले पहुँचे और अच्छे से अटैम्प्ट करें। एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर अटैम्प्ट करने के बाद जो वक्त बच गया है, खुदा के लिए उसमें पेपर को दोबारा पढ़ें। ऐसा कई बार हुआ है और हर एक ने फीडबैक दी है जिसने भी दोबारा पढ़ा है कि कई ऐसी चीज़ें जिसकी इस्लाह हो जाती है, आप अपनी गलती को बेहतर कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है मैंने क्या करना था, किस तरह करना था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप बड़ी चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं। खुदारा पेपर देने के बाद पेपर को दोबारा पढ़ लीजिए, गलती है तो ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं सारे छोटे छोटे टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ, रैंडम लगेंगी आपको शायद, लेकिन मेरे जहन में ये था कि आप आने वाले दिनों में आप ये सब छोटे छोटे मेरे मशवरों पे अमल करेंगे और फिर याद करेंगे कि ये सारी बातें कम से कम हमें पता है। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट प्रेपरेशन के लिए कुछ और है और पेपर अटेम्प्ट करते टाइम मैनेजमेंट कुछ और है। प्रेपरेशन का मतलब है, मैं कहता हूँ खुशकिस्मत वो है जो घड़ी का दोस्त है, यानी टाइम का दोस्त है, जो अपने सामने ऐसे घड़ी रख के पेपर अटेम्प्ट करता है, जो ऐसे अपने सामने रख के, एक पढ़ने वाला तालिब इल्म उसके सामने एक वॉच पड़ी होती है, उसके सामने दीवार पे वॉच लगी होती है, क्योंकि वो वक्त की कदर कर रहा होता है और वक्त को वैल्यू देता है। वो देखता है कि इस वक्त में अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ूं तो मैंने कितनी देर में ख़त्म करनी है। वो टारगेट बना के पढ़ता है कि आज मैंने 2 घंटे में इतना काम करना है, या आज के दिन मैंने इतना काम करना है, या आज रात सोने से पहले मैंने इतना काम करना है, या मैं कल के दिन ये करूँगा, इस हफ्ते में मैंने ख़त्म करना है। अच्छा, पढ़ने के लिए ज़रूरी है हमेशा ब्रेक्स लेके पढ़ें। 50 मिनट, 45 मिनट, घंटे के करीब पढ़ा है, 10-15 मिनट की ब्रेक ले लीजिए। तालिब इल्म के लिए नमाज बड़ी अच्छी ब्रेक है। तालिब इल्म के लिए एक आपने चले चाय का कप पी लिया है, या आप रिफ्रेश हो गए कुछ खा पी के, बड़ी अच्छी ब्रेक है। वुजू कर लिया, बड़ी अच्छी ब्रेक है। अपनी जगह बदल रही है पढ़ने की, ये बड़ी अच्छी ब्रेक है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ के थक गए हैं, सेकंड शुरू कर दीजिए, ताकि जो माइंड है वो कुछ ताज़ा चाह रहा होता है, कुछ नया चाह रहा होता है, वो नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, वो नई चीज़ें पढ़ के फ्रेश हो जाता है। तो आप ब्रेक ले सकते हैं, और लेकिन प्लान पर्पसफुल, ये ना हो कि ब्रेक लिया, ट्रैक से उतरे और निकल ही गए। सेकंड, जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो हमेशा घड़ी को देखें। कहीं ऐसा ना हो कि एक सवाल जो बहुत अच्छा आता है उसको घंटा लगा दिया और फिर बाकी जो सवाल है उसको आपने कम वक्त दिया। यही वजह टेस्ट सेशन होता है, यही वजह रिवीजन होती है। लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि हालात बड़े अजीब रहे हैं, इदारे, एकेडमीज, प्रेपरेशन सिस्टम आगे पीछे होता रहा, तो मेरी रिक्वेस्ट है टाइम को मद्देनजर रखें। हमेशा देखें कितनी देर में मैंने तैयारी की थी, कैसे ख़त्म किया, अब पेपर अटेम्प्ट करना है, किस सवाल को कितना वक्त देना है, कैसे क्लोज करना है, और आखिरकार कैसे क्लोज करके मैंने पढ़ने के बाद हैंड ओवर करना है एग्जामिनर को। एग्जामिनर के हैंड ओवर करने से पहले वहाँ जो अमला है, रोल नंबर लाजमी चेक करें। उसके बाद ये पढ़ें मैंने हर चीज़ अपनी मेन ठीक लिखी है। कोशिश करें कि अपना पेपर जो वक्त है 3 घंटे का, उसको आखिरी वक्त में ही हैंड ओवर करें आप, या जब सारा क्लोज हो रहा हो। बहुत पहले ना करके फारिग हो जाएं, आराम से करें
ख़त्म करने के बाद हैंडओवर करें और उसके बाद निकलें। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक आपको बताऊं, बच्चे पेपर अच्छा होता है, बाहर निकलते हैं, क्रिकेट खेलने चल जाते हैं, अगले पेपर का बेड़ा गर्क कर देते हैं, या एक और काम करते हैं, पेपर ख़त्म हुआ, पेपर दिया, वहाँ से निकले और उसके बाद इसी पेपर को डिस्कस करते 2 दिन लगा दिए। हालांकि 2 दिन में बड़ी अच्छी तैयारी अगले सब्जेक्ट की, अगले पेपर की हो सकती थी। सर बर्न दी बोट्स, जो कर लिया, अब आगे चलें, पीछे कश्तियाँ चला दें, बिल्कुल परवाह ना करें, आगे देखें क्या हो सकता है, क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे अगला पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है। हमेशा पेपर देने के बाद, एक बार उसे देखने के बाद, घर बताने के बाद मेहरबानी फरमा के थोड़ा सा रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दें। याद रखिए एक शॉर्ट ब्रेक बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आपने पेपर दिया है, घर आए हैं, आपने जूस पिया है, आपने शरबत पिया है, आपने पानी पिया है, आपने थोड़ा सा खाना लिया है, घंटे 1.5 के लिए सो जाइए। आपकी जो स्ट्रेस है, आपकी जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाएगी और फ्रेश होकर पढ़ना शुरू कर दीजिए और पूरी प्लानिंग कीजिए। अगर 1 छुट्टी है, 2 छुट्टी है, कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह कामयाब होना है। तो ये सब की सब बातें जो मैंने आपको कही हैं, आपको बताई हैं, वो आप इसको मद्देनज़र रख के कामयाब हो सकते हैं। मैं चाहूँगा आबिद साहब कोई सवाल हो तो आप बिला तकल्लुफ़ मुझे बताइए, मैं उनको भी एड्रेस करूँ। MCQs यहाँ आपने टिक लगाना है या कुछ जवाब है उनमें से एक सेलेक्ट करना है, इस पर तो कोई कुलिया नहीं है। आपको आता है तो ठीक है, आपका 4 में से 2 पे डाउट है, 2 रह गए, 2 में से अब अगर आपको याद है तो आप ठीक कर सकते हैं। इसका कोई टोटका नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, आपकी याददाश्त अच्छी है, तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स में स्किल होती है, वो पिछले सालों के पेपर पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं और एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ लेते हैं कि किस तरह के इम्तिहान आते हैं, किस तरह के इम्तिहान हमें देने हैं, किस तरह का पेपर आ सकता है। तो इन डेज में खुदा के लिए गैस पे भरोसा ना करें, खुद एक गैस आप करना चाहें अच्छी बात है, पिछले सालों के पेपर देखें और पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ आप देखें कैसा हो सकता है और बेहतरीन अंदाज से करें। लेकिन MCQs के लिए आपको तैयारी ही करनी पड़ेगी, शॉर्टकट कोई नहीं है। अच्छा, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आपने हेडिंग ठीक से दी है, आपने लिखा ठीक से है। आपका अगर पेपर देखा जाए, फ़र्ज़ करें पढ़ा ना जाए, सिर्फ देखा जाए, तो वो देखने से भी एक डिसेंट पढ़े लिखे लाइक बच्चे का पेपर लगे, ऑर्गेनाइज्ड वो लगे। ऐसा ना हो कि उस पर इंक गिरी हुई है, वो गंदा हो गया है, उस पर पेन खुल गया था, आपने लाइन लगाई हुई है, आपने काटा हुआ है और काट के नया लिखा हुआ है। एक डिसेंट, उसकी लुक अच्छी होनी चाहिए। वन लाइन मुकम्मल तैयारी करें, जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह से दुआ करें। मेरी गुजारिश है दुआ मांगें या बारी ताला। मैं अक्सर ये कहता हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट मुझे मिलते हैं तो जुमला दोहराते हैं कि ज़्यादा नंबरों से बेहतर बरकत वाले नंबर हैं, और बरकत वाले नंबर वो होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के इम्तिहानों को कामयाब करते हैं, जो आपको आगे लेके जाते हैं, जिसमें आप मुड़ के देखते हैं कि ठीक है मैं A था या A+ था या जो भी था, लेकिन टॉपर से भी आगे निकल गया। ये ज़िंदगी में आगे निकल जाना बड़ा कमाल है। आप मतलब बड़े बड़े लाइक लोगों को आप देखेंगे वो रोलिंग स्टोन बने हुए हैं, रुल रहे हैं और बड़े बड़े नंबर लेने के बाद। तो एक बरकत वाले, एक मेहनत और कामयाबी से हासिल की हुई कामयाबी और फिर अल्लाह पे भरोसा, पूरा तवक्कल, ये पुरसकून रखता है बंदे को। राइटिंग स्किल को हम बेहतर कैसे करें, यानी कि स्पीड तेज कैसे करें, और दूसरा तैयारी करने के लिए हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं? अच्छा देखिए, 2 चीज़ें हैं। टाइम टेबल पे पहले बात करूँगा। हर बच्चे को खुद ही पता होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है कि ये मेरा सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, ये मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, इसकी मुझे तैयारी करनी चाहिए, इसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। सर अगर किसी की केमिस्ट्री वीक है ना, तो केमिस्ट्री टाइम मांग रही थी, उसने नहीं दिया। मैथ वीक है तो इसका मतलब है मैथ टाइम मांग रहा था, मैथ को टाइम नहीं दिया। तो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा ना, याद रखिएगा, आप उसको प्रिपेयर करेंगे, भले से तैयार करेंगे और आगे निकल जाएंगे। सो टाइम मैनेजमेंट प्रेपरेशन के लिए मतलब है हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। मुझे याद है आज से तकरीबन 22 साल पहले, 23 साल पहले हम लोग FSC में थे, तो हमारे टीचर्स हमें कहा करते थे कि अगर UET जाना है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाना है, तो ये मत भूलिएगा कि उर्दू में भी नंबर लेने पड़ेंगे, इस्लामियात में भी नंबर लेने पड़ेंगे, इंग्लिश में भी नंबर लेने पड़ेंगे, यानी सब सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर होंगे तो इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन होगा। ये नहीं हो सकता कि साइंस स्टूडेंट है, साइंस में अच्छा और आर्ट्स में वो रह जाए। तो सब सब्जेक्ट्स को बराबर तवज्जो दे के सबसे अच्छे नंबर आपने लेने हैं और टोटल फिर आपका मेरिट अच्छा बनेगा। और हैंड राइटिंग स्पीड करने के लिए सर प्रैक्टिस है, नो वे। आप लिख लिख के अच्छा लिखना सीखते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, घड़ी सामने रख के प्लानिंग करते हैं कि मैंने तेज़ी से लिखना है, अच्छा लिखना है, बेहतरीन लिखना है और नंबर लेने। एक वीक हमारा रह गया पेपर को, तो उस दौरान हमें कैसे अपने आप को मैनेज करें? आप देखें कि इस 1 वीक अगर रह गया है तो पहले पेपर की तैयारी कैसी है, और अगर पहले पेपर को बहुत सा वक्त चाहिए तो 4 दिन दें उसको,
और अगर पहला पेपर बड़ा अच्छा पहले से प्रिपेयर है आपका, तो फिर 2 दिन उसे दे दीजिए और 4 दिन जो रह गए वो अपने वीक सब्जेक्ट को दे दीजिए, ताकि जब उसमें एक छुट्टी आए या छुट्टी ना आए तो आप बेहतरीन अंदाज से उसको कर सकें। मेरी बहुत सी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए, सलामत रखे, आबाद शाद रखे। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।